नमस्कार, मैं हूं सुशील झा और आज हमारे साथ हैं हेमंत सती। हेमंत सती, आपने यूपीएससी परीक्षाओं में एक अच्छा रैंक हासिल किया है, तो कौन सा रैंक मिला है आपको, ये बताइए। जी, मेरा सिविल सेवा में 88वां रैंक है। 88वां रैंक है। जी। हम हेमंत सती से बहुत सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले तो हम हेमंत से ये पूछते हैं कि वो हैं कहाँ के, किस जगह के हैं, कौन से राज्य के हैं, और यूपीएससी तक का उनका सफ़र कैसा रहा है, कैसे पूरा सफ़र पूरा हुआ है उनका। ये पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। जी, मैं ग्राम कोटली ज़िला चमोली का रहने वाला हूँ और जो उत्तराखंड में पड़ता है। और इस पूरी सिविल सेवा की तैयारी के दौरान जो एक ऐसी पृष्ठभूमि से मैं निकल कर के आया हूँ कि ये तमाम हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए, तमाम ग्रामीण जो परिवेश से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक मुझे लगता है कि मैं एक मोटिवेटर का काम कर सकूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। जब आप कहते हैं कि कोटली गांव, तो ये नाम बिल्कुल ही क्यूट सा है, प्यारा सा, जैसे कभी गांव में होता था। तो ये थोड़ा ज्योग्राफिकली बताइए कि कहाँ पे है कोटली गांव। दिल्ली में जो बैठा है, या जो बिहार में बैठा है, या बिहार के किसी गांव में बैठा है, यूपी के किसी गांव में बैठा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए कि दिल्ली से कैसे ज्योग्राफिकली हम देखेंगे इस कोटली गाँव को। देखिए, मेरा गांव मुझे लगता है कि भारत के एक रिमोटेस्ट एरियाज़ में से एक गांव है, जो कि जो हमारा जिला मुख्यालय है गोपेश्वर से, वहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी भी वहाँ पैदल पगडंडियों से हमको घर जाना पड़ता है। हाल ही 2016 वर्ष ईस्वी वर्ष में वहाँ कच्ची सड़क हालांकि आई है, लेकिन अभी भी जब बरसात वगैरह होती है तो अधिकांश 4-5 महीने वो रोड बेकार रहती, तो हम लोग पैदल ही सफ़र करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे यहाँ टावर्स नहीं है, तो कनेक्टिविटी का जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो एक इस एरिया से मैं निकल करके सिविल सेवा में मैंने 88वां रैंक हासिल किया है। तो मेरी सफलता केवल एक हेमंत सती की सफलता नहीं है, बल्कि ये उन तमाम हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की सफलता है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और सिविल सेवा में एक पैन इंडिया के एग्जामिनेशन में कॉम्पीट करने का सपना देखते हैं। ये बार बार ऐसा क्यों लगता है कि जो हिंदी बोलते हैं या जो हिंदी माध्यम के, उनके लिए क्या यूपीएससी या सिविल सेवा बाकी लोगों के तुलना में, जो पब्लिक स्कूल से, उनके अपेक्षा कठिन होती है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक हमारा परसेप्शन है ऐसा। कई लोग हिंदी मीडियम के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों का ऐसा परसेप्शन है कि हिंदी माध्यम से तैयारी करना चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो अब वर्तमान में माध्यम कोई भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कीजिए, इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कीजिए, मराठी से प्रिपरेशन कीजिए, किसी भी माध्यम में आप जाइए। बस इस परीक्षा में तैयारी करने का एक इसका अपना डिफाइंड सिलेबस है, उस सिलेबस को समझने की आवश्यकता है, जो पेपर हैं उनको एनालाइज करने की आवश्यकता है, तो किसी भी मीडियम में रह करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। हम तैयारी पे बात में आएंगे, लेकिन मैं पहले जानना चाहता था कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। ये भी लोग कहते हैं कि जिनके मम्मी पिता पापा जो हैं ज़्यादा पढ़े लिखे होते, तो उनके लिए सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पापा क्या करते हैं। देखिए, मेरे पिताजी एक स्कूल टीचर हैं, इंग्लिश के प्राध्यापक हैं। माताजी मेरी गृहिणी हैं और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। तो लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, फैमिली मैटर्स ज़रूर करती होगी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसको ये लगता है कि मैं इस सिविल सेवा को पास कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से इस सेवा को पास किया जा सकता है। बस इसके लिए अगर आवश्यकता है तो पैशन की आवश्यकता है और पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम की आवश्यकता है। कोटली गांव में कोई कॉन्वेंट स्कूल तो नहीं ही होगा पक्का, तो किस स्कूल से आपने पढ़ाई की? एक कॉन्वेंट स्कूल तो छोड़िए, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल है और एक शिशु मंदिर है। तो सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की है और उसके पश्चात मैंने राजकीय इंटर कॉलेज चौखुटिया से अपना 12वीं पास की है। और 12वीं पास करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना डीवीएस पीजी कॉलेज से उत्तीर्ण किया है। जैसे हमने बताया कि इंटर पास के चौखुटिया से, तो ये भी एक ऐसा नाम है जो सब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। और देहरादून भी कोई बहुत बड़ा शहर तो नहीं है। तो ये बताइए कि आप अभी दिल्ली आए हैं, या दिल्ली आते जाते रहते हैं, या ज़्यादातर समय आपका देहरादून में ही बीता है? देखिए, मैं कभी कभी जब अपनी कोचिंग करने के बाद मैं वापस देहरादून चला गया था, और देहरादून से ही जब मैं मुख्य परीक्षा देने आता हूँ तो मुख्य परीक्षा से 2-3 महीने पहले मैं दिल्ली आ जाता हूँ। तो मेरा जो तैयारी रही है वो दोनों ही जगह से रही है। तो मोस्टली टाइम वैसे मेरा दिल्ली में बीता है, लेकिन मेरा तमाम हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों से और तमाम जो रिमोट एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जो किसी कारणवश दिल्ली नहीं आ पाते हैं, उन लोगों से भी मेरा ये एक मतलब मेरा एक उनको सुझाव ये है कि आप कहीं भी बैठकर तैयारी कर सकते हैं। आज की तारीख में वर्तमान में सोशल मीडिया है, आपका हिंदी माध्यम में तमाम सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, आपका बीबीसी स्वयं हिंदी माध्यम में है। तो अब ऐसा कोई किसी को कंपल्सन नहीं है कि हिंदी दिल्ली में आकर के ही सफल किया हो जा सकता है, इस एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है। देखिए,
मैं हालांकि मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो बीएससी मैंने साइंस से उत्तीर्ण की है, लेकिन उसके बाद मेरा जो सिविल सेवा में जो ऑप्शनल रहा है वो हिंदी रहा है, इतिहास रहा है। तो इतिहास से मैंने अपना वैकल्पिक विषय चुना और इतिहास से मैंने इस सिविल सेवा की तैयारी की और इसको उत्तीर्ण किया। अच्छा, हमारे एक कलीग उन्होंने पूछा कि ये पूछे हेमंत से कि साहब हेमंत ने इंटरव्यू हिंदी में दिया था या अंग्रेजी में दिया था, और हिंदी में दिया था तो क्या उन्होंने तय किया था कि हम हिंदी में ही देंगे इंटरव्यू? देखिए, हमारा एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, उसमें मीडियम ऑफ इंटरव्यू का एक ऑप्शन आता है। तो मीडियम ऑफ इंटरव्यू डालना पड़ता है कि आप हिंदी में देना चाहेंगे कि इंग्लिश में देना चाहेंगे। तो मैंने हिंदी को ऑप्ट किया था और मुझसे अधिकांश जो क्वेश्चन थे वो हिंदी में ही पूछे गए थे। अच्छा, मुझे एक कोई सवाल बताइए जो आपको लगा ये बहुत कठिन सवाल है लेकिन आपने जवाब दिया होगा नेचुरली, तो क्या पूछा गया था इंटरव्यू जो आपको लगा यार ये तो बहुत कठिन सवाल पूछ लिया गया? देखिए, कठिन और सरल सवालों का तो वो तो केवल एक मुझे लगता है कि दिमाग का परसेप्शन है, क्योंकि वहाँ पर एक इंटरेक्टिव सेशन होता है। आपसे बहुत नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, बस वहाँ पर थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, उसको फील करने की आवश्यकता है और उसके बाद जवाब देने की आवश्यकता है। तो मुझसे भी नॉर्मल सवाल पूछे गए थे, करंट इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारे उत्तराखंड में तमाम सारे इश्यूज हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है और पानी की समस्या है, पलायन की समस्या है, तमाम सारे उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत डाइवर्सिफाई क्वेश्चन्स पूछे गए थे। कोई एक सवाल जो आपको ध्यान हुआ इस समय? देखिए, अगर उत्तराखंड से मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर आपको जिला अधिकारी बना दिया जाए, क्योंकि जिला अधिकारी डिजास्टर मैनेजमेंट का नोडल हेड होता है, अगर आपको डीएम बना दिया जाए किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो आप जो शुरुआती 5 दिन हैं उस शुरुआती 5 दिनों में क्या क्या कदम उठाएंगे। दूसरा मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में पलायन की बहुत बड़ी समस्या है, तो पलायन की समस्या क्यों है, और अगर आप किसी रिमोट ज़िले में आप अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं तो वहाँ पलायन को रोकने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे। फिर कुछ करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस थे, जैसे ब्रेग्जिट के ऊपर क्वेश्चन था, इंडो चाइना रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन था, साउथ चाइना सी के ऊपर क्वेश्चन था। तो मुझसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, एक ये लगता है लोगों को कि साहब ये सिविल सेवा की परीक्षा बहुत कठिन होती है, लेकिन मैं लगभग हर साल ही बात करता हूँ यूपीएससी जो क्वालिफाई करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि साहब एक सिस्टमेटिक एक तरीका होता है और अगर आपको ये तरीका पता है तो आप क्रैक कर सकते हैं। तो वाकई होता है कि ऐसा कोई तरीका, और अगर है तो प्लीज़ हमारे पाठकों को बताइए। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल सेवा का एग्ज़ाम हो, चाहे और एसएससी का एग्ज़ाम हो या और भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, डिफाइंड सिलेबस होता है। और मुझे लगता है कि सिविल सेवा की तैयारी में ज़्यादा उसका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, उसका ज़्यादा डिफाइंड सिलेबस है। अगर एक बार हमने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, एक बार अगर हम उस सिलेबस से कम्युनिकेट हो गए, तो मुझे लगता है कि ये परीक्षा पास करना किसी भी अभ्यर्थी के लिए आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि जब मैंने परीक्षा सफल कर दी है तो भारतवर्ष का कोई भी बच्चा अगर तैयारी करने आता है तो वो आसानी से इस परीक्षा को पास कर सकता है। इसी बात पे हम हमारे फेसबुक पर भी आप लाइव हैं, तो इस समय सोशल मीडिया से भी कुछ सवाल आ रहे हैं। प्रशांत नजर रखे हैं सोशल मीडिया पे। प्रशांत, क्या सवाल है हेमंत के लिए? हेमंत के लिए एक तो बहुत सारी शुभकामनाएं आ रही हैं, और दूसरा जो सवाल लोगों के मन में वो ये है कि चूंकि आप हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी माध्यम का जो स्ट्रगल है वो एक बड़ा है और अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा मसला है। तो ऑनलाइन कोचिंग जो होती है, जो लोग पैसे देके नहीं पढ़ सकते हैं, उन बच्चों को कितना रिलायबली उसको पढ़ना चाहिए कि आप वो ऑनलाइन कोचिंग पढ़ते रहें और उसके दम पे भी कुछ कर सकते हैं। और जो बहुत सारे लोग हैं हिंदी वाले, वो पूछ रहे हैं कि चूंकि आप सेवाओं में आप जाएंगे तो उसके बाद आपका बड़ा लक्ष्य क्या होगा। तो पहले तो ये ऑनलाइन कोचिंग के बारे में आप बताइए। देखिए, पहली चीज़ ये है कि देखो, आज वर्तमान में जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो उन्होंने बहुत अच्छी जो है एजुकेशन एक लोगों को प्रदान करने में बड़ी मदद की है। मैं स्वयं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि हम लोग कई सारी वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक इनसाइट ऑन इंडिया नामक वेबसाइट है, उसको हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी बहुत आसान इंग्लिश में उसमें लिखा रहता है, हम लोग उसमें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे राज्यसभा टीवी का कई सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे देश देशांतर उसमें प्रोग्राम है, आरएस टीवी विशेष एक प्रोग्राम आता है, सरोकार उसमें प्रोग्राम आता है जो कि हमारे सिलेबस से डायरेक्टली मैच करता है। आप लोगों का बीबीसी, उसमें अनेक सारे इश्यूज उसमें डिस्कस होते हैं, तो उन लोगों को हम सुन सकते हैं। पीआईबी का एक ऐप आता है, उस पीआईबी ऐप में हमेशा एक इश्यू डिस्कस होता है, उसको हम सुन सकते हैं। और ये सारी चीज़ें फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यूट्यूब में जाना है और यूट्यूब में आप आसानी से उनको प्राप्त कर सकते हैं। एक और वेबसाइट में हम लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, एक मुरनाल एक कोचिंग क्लासेस हैं, वो आप आसानी से उसको यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर munnal.org.in या उसमें मुन्नाल डाल दीजिए, तो मुन्नाल के साथ जो सारे वीडियोज़ हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, उनको आप सुन सकते हैं। और कोचिंग आप ना भी करने की स्थिति में हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस माध्यम से आप आसानी से गाइडलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
अच्छा, एक बात बताइए, मेरे व्यक्तिगत रुचि का सवाल है कि जैसे कल मैं पढ़ रहा था सीबीएसई के टॉपर का इंटरव्यू, आईआईटी जेई के टॉपर का इंटरव्यू, तो वो कह रहे थे कि मैं 2 साल से मैंने फेसबुक और अपना स्मार्टफोन हटा दिया था। तो ये सोशल मीडिया और स्मार्टफोन, ये तैयारी में सबसे बड़ी बाधक है, इनसे मदद मिलती है, ये मुझे आप बताइए। देखिए, ये एक दुधारी तलवार है। मेरे कहने का मतलब जो है कि दुधारी तलवार का मतलब ये होता है कि अगर इसका हम कंस्ट्रक्टिव यूज़ करेंगे तो ये आपकी मदद करेगा, लेकिन अगर इसका डिस्ट्रक्टिव यूज़ करेंगे तो ये आपकी तैयारी में सबसे बड़ा बाधक भी है। तो मेरे लिए तो एक मतलब इसका सपोर्टिव नेचर रहा है और मैंने इसको बहुत सारा यूज़ किया। अनेक सारे इसमें अनेक लोग अपने विचार, आइडियाज़ नए नए मिलते हैं, नए नए लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो ये हमारे जो आइडियाज़ हैं उनको इन्हेंस करता है। तो सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको मेरा यही एक संदेश है कि इसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें, इसको गलत दिशा में इसको यूज़ न करें। मैं आपसे भी एक सवाल ये जानना चाहता था कि भाई आज से साल भर के बाद या 1.5 साल के बाद आप मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे, तो 3 काम ऐसे बताइए जो आप बिल्कुल डीएम बनने के बाद ये आपकी प्रायोरिटी होगी। देखिए, चूँकि मैं एक्सट्रीम रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ तो रूरल डेवलपमेंट मेरी पहली प्रायोरिटी है। गांव में अनेक जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो नहीं है। जैसे मैं अपने गांव की बात करूं तो हमारे गांव में लाइट नहीं है, हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे गांव में एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उन गवर्नमेंट सर्विसेज को लोगों तक आसानी से पहुँचाना। दूसरा मेरा जो काम होगा वो होगा ग्रीवांस रिड्रेसल का। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि ग्रीवांस रिड्रेसल का कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। किसी का कोई परेशानी है, जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको माना राशन कार्ड बनाना है तो राशन कार्ड आपका नहीं बन रहा है, तो प्रॉब्लम आती है कहाँ जाएँ, किसके पास शिकायत करें। तो जहाँ भी मैं जाऊँगा मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि ग्रीवांस रिड्रेसल का एक ऐसा मैकेनिज्म मैं बनाऊँ कि लोगों को आसानी से सर्विसेज मिले और आसानी से उनका शिकायत निवारण हो जाए। और तीसरी चीज़ मेरा एक और इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से हट करके एक दूसरा काम भी है कि मेरा पढ़ाने में मेरा बहुत विशेष रुचि है। तो मैं समय समय पर ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जिनको अच्छा प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, मैं समय समय पर उनको एजुकेट करना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही सुंदर है तीसरा वाला आपका। एक चीज़ बताइए कि मान लीजिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और इतिहास से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे एग्ज़ाम से प्रीलिम्स है मेरा 18 तारीख को, तो और अब समय भी कम है, तो ऐसे में मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? 4 दिन पहले या 5 दिन पहले या इंटरव्यू से पहले क्या बातें होती जिनका एकदम ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें तो बिल्कुल ही ना करें या ये चीज़ें बिल्कुल कर ही लें? ये पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं उन लोगों को एड्रेस कर पा रहा हूँ जिन लोगों का प्रीलिम्स है। तो उनके लिए मेरी 2-3 सलाह है। पहली सलाह तो मेरी ये है कि जो करंट इवेंट्स हैं उन करंट इवेंट्स पर जो भी टेस्ट पेपर्स अब तक हुए हैं उन टेस्ट पेपर्स को आप ले लें। 2-3 टेस्ट पेपर हुए होंगे, उन टेस्ट पेपर को लें और उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करें। दूसरी चीज़, इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है आज सिविल सेवाओं में। और इन्वायरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट के पास्ट ईयर पेपर्स यूपीएससी ने पूछे हैं, इन्वायरमेंट की जो क्वेश्चन पेपर मार्केट में जो टेस्ट सीरीज़ आती है उन टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करें। और तीसरी चीज़, इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगती है, अपने आप पे भरोसा बनाए रखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम पढ़ने से अधिक अपने आप पे भरोसा रखने का है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं प्रीलिम्स को पास कर जाऊंगा तो निश्चित रूप से आप कर जाएंगे। तो आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही हम हेमंत के साथ बातचीत खत्म करते हैं। आप अपने सवाल बताते रहिए क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसे ही और लोगों से आपकी बातचीत करवाएंगे और आपके सवाल पूछेंगे। मुझे, सुशील झा को और हेमंत को अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।